अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 15 मई के करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको इनके जवाब भी देने हैं आपको, तो शुरू से लास्ट से वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो देखिए, नेपाल के जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, तो देखिए अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी, इनकी सरकार चली गई थी, लेकिन दोबारा ये पीएम अपॉइंट कर दिए गए हैं। देखिए, आपको बता दूं 10 मई की घटना है। 10 मई को एक विश्वास मत प्रस्ताव लाया गया था नेपाल की संसद में। उस दौरान कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया था। और देखिए, केपी शर्मा ओली को जो है, देखिए नेपाल की संसद में कुल 275 सदस्य हैं, ठीक है। तो 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में जो है विश्वास मत जीतने के लिए कुल 136 मतों की जरूरत थी, क्योंकि देखिए 4 सदस्य जो है एब्सेंट थे, निलंबित थे। और हालांकि उन्हें यानी कि केपी शर्मा ओली को 93 वोट मिले थे, किसमें 275 सदस्यीय जो नेपाल की संसद है वहां पर। तो इसलिए जो है इनकी सरकार गिर गई थी। और इसके बाद संविधान के आधार पर इनका जो है पीएम पद भी चला गया था केपी शर्मा ओली का। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो विपक्ष था वो कमजोर पड़ गया। देखिए, इसके बाद जो विपक्षी दल थे, ठीक है, तो उन्होंने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की थी। और विद्या देवी भंडारी ने कहा कि सभी पार्टियों से बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जो है उनको समय दिया जा रहा है। और ये समय दिया गया था गुरुवार रात 9 बजे तक का, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कहा था कि आप अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कीजिए गुरुवार रात 9 बजे तक, लेकिन ये नहीं कर पाए विपक्षी दल। और एक बार फिर से जो है केपी शर्मा ओली ने कहा कि हमारे पास बहुमत है। देखिए, बहुमत मतलब आपके पास, मतलब जिनके पास सबसे अधिक सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक सकता है। बाद में गठबंधन करके जो है वो जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि भारत में होता है। तो अभी हाल ही में केपी शर्मा ओली जो है एक बार फिर से जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं रमेश पोवार। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, ये भारत के पूर्व स्पिनर रह चुके हैं, यानी कि ये बॉलिंग करते थे स्पिन वाली, ठीक है। तो इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है और इन्होंने इस पद पर WV रमन का स्थान लिया है। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी कोच हैं, ठीक है, सबके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के नाम के बारे में। तो ये कौन बने हैं, रमेश पुवार, और इन्होंने इस पद पर WV रमन का स्थान लिया है। तीसरा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्रिटिश राजनयिक जो है आपके हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है। तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख। देखिए, जो ग्रिफिथ्स हैं ये इस पद पर मार्क लोकाक का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वय के अवर महासचिव के तौर पर जो है सेवा दी है। कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी में। और एक चीज़ और है, देखिए, जो कि ग्रिफिथ थे, ठीक है, तो ग्रिफिथ जो है ये पिछले 3 साल से जो है यमन में जो है संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ से पद त्यागेंगे। और मार्टिन ग्रिफिथ जो है ये अब कहाँ पे काम करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी में हेड यानी कि प्रमुख के रूप में। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को हम 15 मई को मनाते हैं। देखिए, परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो 15 मई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। पांचवा कि निम्नलिखित में से किसने पत्रकारों के लिए शीर्ष अदालत की कार्रवाई को कवर करने के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इस आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन को NV रमना ने लॉन्च किया है।
NV रमना कौन है? देखिए ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने शीर्ष अदालत की कार्यवाही यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को कवर करने के लिए पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है। और छठवां की हाल ही में किस संगठन ने छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए इस दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और दुनिया भर के CBSE मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र और उनके विभाग जो है ये इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। सातवां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू किया? तो देखिए इस 1100 यानी कि 1100 नाम का जो ये हेल्पलाइन है जिसको मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नाम दिया गया है कोरोना के लिए यानी कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, ठीक है। तो इस 1100 हेल्पलाइन को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। इन्होंने भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोविड से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों की सुविधा के लिए समर्पित कोविड-19 हेल्पलाइन को शुरू किया। इसका नाम क्या है? 1100। आठवां की हाल ही में CBI के किस पूर्व निदेशक का चेन्नई में निधन हो गया? तो देखिए CBI के ये पूर्व निदेशक थे रहथमन, ठीक है। तो रहथमन जो है ये कौन थे? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के पूर्व निदेशक, चेन्नई में इनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए CBI के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे आज। देखिए CBI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत सरकार की जो है एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और CBI जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी कब? 1 अप्रैल 1963 को। और नवा प्रश्न है कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए कंपनी प्रमुख कौन बने? तो देखिए जो आपका सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके नए कंपनी प्रमुख बनाए गए हैं सतोशी उचिदा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और सतोशी उचिदा जो है ये इस पद पर जो है कोइचिरो हिराओ का स्थान लेंगे। 10वां की हाल ही में रविंदर सिंह सोढ़ी की मृत्यु हो गई। ये किस पेशे से संबंधित हैं? तो देखिए रविंदर सिंह सोढ़ी जो है ये एक हॉकी खिलाड़ी थे और ये हॉकी के कोच भी रह चुके हैं। देखिए हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से जो है रविंदर सिंह सोढ़ी जो है इनका निधन हो गया है। देखिए ये हॉकी के पूर्व अंपायर थे और तकनीकी अधिकारी थे और ये 66 वर्ष के थे वर्तमान में। 11वां की निम्नलिखित में से किसने आयरनवुड एजुकेशन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है रवि शास्त्री, B अरुण और R श्रीधर इन तीनों व्यक्तियों को जो है आयरनवुड एजुकेशन के सलाहकार के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। देखिए जो प्रोफेशनल प्रशिक्षण और शिक्षा कंपनी है आयरनवुड एजुकेशन, इसने कहा कि इसने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच B अरुण और फील्डिंग कोच R श्रीधर को क्रिकेट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए अपने सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में इन तीनों को शामिल किया है। और 12वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मिशन भारत O2, देखिए O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो मिशन भारत O2 को लॉन्च किया किसने? IIT कानपुर ने। देखिए हाल ही में IIT कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने आपातकाल से निपटने में मदद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी तेजी से स्केल बेल ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए 45 दिनों की खुली चुनौती मिशन भारत O2 को लॉन्च किया है। यानी कि इसने एक चैलेंज लॉन्च किया है कि 45 दिन में आप एक ऐसा मशीन बना के दिखाइए जो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है मतलब ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कर सके, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसीलिए जो है इस मिशन भारत O2 को IIT कानपुर ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यानी कि एक मशीन बनाना चाहते हैं ये 45 दिनों में, एक चैलेंज इन्होंने दिया है कि 45 दिनों में एक मशीन बनाओ जो ऑक्सीजन को जो है स्टोर कर सके, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और आप तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में आज के सभी क्वेश्चन अपडेट के आंसर देने के लिए। तो पहले वीडियो को लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोबी वैन शुरू किया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया, बताइए।
और तीसरा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है, बताइए। चौथा की चौथी भारत स्विस वर्चुअल वित्तीय वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया, बताइए। पांचवा की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 के महीने में कितने प्रतिशत रही, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 12 मई को मनाते हैं। दूसरा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच आयोजित होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है, तो देखिए ये जो है G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, जो कि 11 से 13 जून के बीच में ब्रिटेन में आयोजित होने वाला था। और तीसरा था कि हाल ही में न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो देखिए इनका नाम है बीजे बाटलिंग। और चौथा था कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, तो देखिए इसको 9.3% कर दिया गया है। और पांचवा था हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी MLA यानी कि विधायक KR गौरी अम्मा का निधन हो गया, तो KR गौरी अम्मा जो है ये केरल से संबंधित थी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपको लिंक दिख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।